गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास जो थी उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था लाइसोसोम। लाइसोसोम से पहले हमने किया कोशिकांग पिछली क्लास में राइबोसोम के बारे में पढ़ा और उससे पिछली क्लास जो थी हमारा टॉपिक चल रहा था लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है उसके कार्य हमारा टॉपिक रह गया था, तो उस कार्य को देखते हैं लाइसोसोम के क्या क्या कार्य हैं। लाइसोसोम का मेनली कार्य जो होता है वो क्या होता है? पाचन। मेनली कार्य कौन सा होता है? पाचन करना, चाहे वो बाह्यकोशिकीय पाचन हो चाहे वो अंतःकोशिकीय पाचन हो। तो बाहरी पदार्थों का पाचन करना, जैसे बाहरी पदार्थ जो है ये दो तरीके से ग्रहण करता है, फैगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस जो है उसके द्वारा ये क्या करता है? बाहरी पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अब बाहरी पदार्थ, इसमें फैगोसाइटोसिस जो होता है इसमें ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण किया जाता है और इसमें तरल पदार्थों को अंदर ग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके से जैसे ये अंदर जाते हैं ये प्राथमिक लाइसोसोम के साथ मिलकर द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं और इनका क्या कर दिया जाता है? पाचन कर दिया जाता है। तो जैसे मान लो ये कोशिका झिल्ली है, ये यहाँ पर ठोस पदार्थ जो है ये मान लो ठोस पदार्थ है, तो ये ठोस पदार्थ किया जाता है यहाँ पर। ये प्राथमिक लाइसोसोम जिसके अंदर पाचनकारी एंजाइम होंगे, ठोस पदार्थों को क्या किया जाता है? अंदर ग्रहण किया जाता है और ये जो है इसके साथ मिल जाता है और मिलकर क्या बना लेता है? द्वितीयक लाइसोसोम बनाता है। और द्वितीयक लाइसोसोम में जो पाचनकारी एंजाइम जो होते हैं वो सक्रिय होकर इस खाद्य पदार्थ जिसको ग्रहण किया गया उसका क्या कर देते हैं? पाचन करता है। तो लाइसोसोम के द्वारा बाह्य पदार्थों का क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। यहाँ पर भी यही है, अंतःकोशिकीय पाचन, अर्थात कोशिका के अंदर पहले से उपस्थित जो पचित भोज्य पदार्थ है उनका पाचन करना, या जो नए पदार्थ बने तैयार हुए हैं या जिनको आवश्यकता पड़ने पर वापस किस में बदल दिया जाता है? पचित पदार्थों में बदल दिया जाता है। उच्च अणु जो होते हैं कोशिका के अंदर उनको निम्न अणुओं में या छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें बदलने का कार्य करते हैं। कौन? ये जो अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन किसमें? लाइसोसोम के द्वारा। स्वेलयन का मतलब क्या होगा? स्वयं का ही क्या करना? पाचन करना। अब स्वयं का पाचन कब करेगा? जब कोई कोशिका रोगग्रस्त होगी। कोशिका कैसी रहेगी? रोगग्रस्त। अगर कोई कोशिका क्या रोगग्रस्त कोशिका है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? इस रोगग्रस्त कोशिका जो है शरीर की उसी का क्या कर दिया जाता है? पाचन कर दिया जाता है। तो रोगों से सुरक्षा का कार्य भी कि कौन करते हैं? लाइसोसोम करते हैं। तो लाइसोसोम के द्वारा कोई भी हमारे, और इसीलिए जैसे कभी कभार और क्या होता है कि जैसे कोशिका जो होती है उस कोशिका में ही लाइसोसोम जो होते हैं वो लाइसोसोम फट जाते हैं और कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं उनका पाचन कर देते हैं, अर्थात संपूर्ण कोशिका का ही पाचन कर देते हैं। इसीलिए ऐसे लाइसोसोम जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ये स्वेलयन की क्रिया जो है वो किसके? निषेचन में अगर सहायक की बात करते हैं तो निषेचन में सहायक कैसे होता है कि एक शुक्राणु की संरचना की बात करते हैं। पहली बात तो शुक्राणु की संरचना जो होती है उसमें कौन सा अंग पाया जाता है? एक्रोसोम। क्या होगा यहाँ पर? एक्रोसोम होगा। और इस एक्रोसोम में क्या होते हैं? पाचनकारी एंजाइम में अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। अपघटनकारी एंजाइम, और ये एंजाइम क्या काम करते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? शुक्राणु में। एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु के शीर्ष पर। अर्थात शुक्राणु का जो अग्र भाग जो होता है वो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर
और शुक्राणु के शीर्ष भाग पर इस तरीके की एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है और इसी भाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है? इस तरीके से तो इस भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ये अपघटनकारी एंजाइम भरे रहते हैं और इसे कहा जाता है एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का जैसे ही क्या होता है, शुक्राणु गति करता हुआ कहाँ पहुँचेगा? मादा के अंदर। और मादा के अंदर जैसे अंडाणु के आसपास पहुँचता है तो शुक्राणु का एक्रोसोम जैसे अंडाणु के शुक्राणु जैसे अंडाणु की बाह्य परत जो होती है, जिनमें जोना पेलिसुडा है, कोरोना रेडिएटा है, उनके संपर्क में आता है तो शुक्राणु का शीर्ष भाग जो है अर्थात एक्रोसोम जो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और फटने के साथ ही अपघटनकारी एंजाइम क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और ये अपघटनकारी एंजाइम जो अंडाणु की बाह्य परत जो होती है, जिनमें कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलिसुडा है, इनको गलाने का या इनका पाचन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर लाइसोसोम। क्यों? तो यहाँ पर अपघटनकारी एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं, अर्थात ये क्या कर देते हैं? निषेचन में भी सहायता करते हैं। कोशिका विभाजन में सहायता करना। अब कोशिका विभाजन में भी क्या करेगा? ये सहायता करता है, क्योंकि जहाँ पर कोशिका के अलग जैसे तर्कतंतु जो हैं वो क्या हो जाते हैं? गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। तो गुणसूत्रों से उनको अलग करने के लिए भी कौन कार्य करते हैं? लाइसोसोम कार्य करते हैं। ये हो रहा ना गुणसूत्रों का पृथक करना, तो ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा? लाइसोसोम। अंकुरित बीजों में संचित खाद्य पदार्थ का पाचन किया जाता है। जैसे अंकुरित जो पादप होता है, बीज जैसे अंकुरित होता है उसमें क्या होता है? हरित लवक नहीं होने के कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, तो उनको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए पाचन। तो बीज के अंदर पहले से ही संचित खाद्य पदार्थ जो है उसको पाचन किया जाता है और पाचन करने के बाद में क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो जो बीज जो है उस बीज में संचित खाद्य पदार्थों का क्या किया जाएगा? पाचन किसके द्वारा? लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो ये थे हमारे लाइसोसोम के कार्य। तो लाइसोसोम का मेनली जो काम होगा वो कौन सा काम होगा? पाचन। चाहे वो बाह्यकोशिकीय पाचन हो, चाहे वो अंतःकोशिकीय पाचन हो, चाहे शुक्राणु के अंदर हो, चाहे कोशिका विभाजन हो, सब में एक ही चीज हो रही है, कौन सी की? पाचन। अर्थात उसके द्वारा अपघटनकारी एंजाइम जो होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा? पदार्थों का पाचन किया जाता है। क्लियर? तो ये था पाचन। नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं देखो, नेक्स्ट जो कोशिकांग है हमारा वो है सूक्ष्मकाय, माइक्रो बॉडी। और ये सूक्ष्मकाय जो है किसके द्वारा? एकल झिल्ली द्वारा गिरी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। तो सूक्ष्मकाय जो है वो किसके द्वारा गिरी रहती है? एकल झिल्ली द्वारा। और इनका निर्माण जो है मुख्यतः किससे होगा? ईआर से होता है। जबकि लाइसोसोम की अगर बात करते हैं तो लाइसोसोम का निर्माण ईआर व गोल्जी काय दोनों से हो सकता है। उसके बाद में स्पिरोसोम जो है, ये इनके प्रकार की बात करते हैं, सूक्ष्मकाय के प्रकार। सूक्ष्मकाय के प्रकार, तो सूक्ष्मकाय जो है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्पिरोसोम, पैरोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्पिरोसोम। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्पिरोसोम जो है, तो इसकी खोज जो है वो किसने की? खोज की डेंजियर्ड एवं पेरनर नामक 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसमें की? पादप कोशिकाओं में। तो स्पिरोसोम ओनली, पहली बात तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका में ये कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इनकी खोज किसने की? डेंजियर्ड एवं पेरनर ने पादप कोशिकाओं में की। अगर इनकी संख्या की बात करते हैं तो ये मुख्यतः वसायुक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जहाँ पर वसा का निर्माण होगा, संचय होगा, उपयोग होगा, तो वसायुक्त कोशिकाएं जो होती हैं वहाँ पर अधिक संख्या में ये पाई जाती हैं। जैसे जो बीज युक्त तेलीय युक्त बीज जो होते हैं तो उनमें भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में ये जो है स्पिरोसोम, तो संख्या के हिसाब से कौन सी कोशिकाएं? जिन वसायुक्त कोशिकाएं जो होती हैं उन वसायुक्त कोशिकाओं में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
उसके बाद में ये जो स्पिरोसोम जो है एकल झिल्ली द्वारा गिरा हुआ कोशिकांग है। तो ये एकल झिल्ली द्वारा गिरा हुआ क्या है, कोशिकांग। और ये झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की, अर्थात लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन, एकल झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। तो ये भी तो कोशिका झिल्ली है, तो ये किसकी बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन की। एकल झिल्ली द्वारा गिरा हुआ क्या होता है, कोशिकांग। लाइसोसोम की बात तो स्पिरोसोम जो होता है ये किसके समान कार्य कर रहा है यहाँ पर, लाइसोसोम के। अर्थात लाइसोसोम की भांति स्पिरोसोम में भी हाइड्रोलेजेज, प्रोटीएज और न्यूक्लिएजेज है ना, और राइबोन्यूक्लिएजेज आदि एंजाइम जो है यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और ये भी किसका काम करेंगे, यहाँ पर पाचन का कार्य करेंगे। तो स्पिरोसोम का मुख्य कार्य क्या हो गया, कार्य हो गया ये है वसा का संचय, उपयोग व परिवहन का कार्य करते हैं। तो स्पिरोसोम जो है ये एक छोटा सा कोशिकांग है और इसके द्वारा ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में स्पिरोसोम नहीं पाया जाता है। स्पिरोसोम के अंदर भी लाइसोसोम की तरह पाचक कार्य एंजाइम जैसे प्रोटीएज है, हाइड्रोलेजेज एंजाइम है, राइबोन्यूक्लिएजेज एंजाइम है आदि और भी अन्य एंजाइम जो है स्पिरोसोम के अंदर पाए जाते हैं और ये पाचन का कार्य करते हैं। और ये मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे, जो वसायुक्त जो कोशिकाएं जो होती है जहाँ पर वसा का परिवहन होगा, वसा का उपयोग होगा, या तेलीय जो बीज होते हैं उनमें ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होगा कि वसा का संचय करना, उपयोग और परिवहन। तो वसा से रिलेटेड कार्य करने का कार्य करते हैं ये। वसा और वसीय अम्ल जो होते हैं उनके परिवहन में, उनके पाचन में, उनके स्टोरेज में ये क्या करते हैं, सहायक होते हैं। क्लियर। अब आता है पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम के बारे में अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।